हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अपने YouTube प्रोग्राम के अंतर्गत अपना एक NCERT जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का समस्त NCERTों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसको भी देखना मत भूलिए, ये हमारे वीडियो सेक्शन में आपका मिल जाएगा। इसके अलावा GS एवं GK के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। इसमें डेली आपका एक वीडियो मिल जाता है। अब वीडियो इस समय जो हम लोग चला रहे हैं ये हमारा पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी को हम लोग एक विस्तृत क्रम में देख रहे हैं कि आखिर कैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें कौन कौन से सेगमेंट हम लोगों ने अभी तक का पढ़े हैं या फिर कौन से इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ में अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के सभी जो एक तरह से क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। भारतीय संविधान के जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उन सभी को क्वेश्चंस को देख लेंगे, मतलब कि इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न ना पूछा जाए, ये भी करेंगे। वो हम लोग अभी कुछ ही समय बाद स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग जो इस समय अपना कर रहे हैं, इस समय हम लोगों का सेगमेंट चला है संसद के पहले की बात करें तो हम लोगों ने अपना संवैधानिक इतिहास, पहले जो हमने टॉपिक किया था ये अपना संवैधानिक इतिहास को जो हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने प्रस्तावना को पूरा कर लिया था। इसके अलावा संविधान सभा को हम लोगों ने पूरा कर लिया था, संविधान सभा, संविधान का विकास कैसे होता है, इन सब चीज़ों को देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था अपनी समस्त जो है अनुसूचियों को देख लिया था, जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ होती हैं, भाग होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ये चीज़ें देख लिया। और के साथ में हम लोगों ने एक टॉपिक और कवर कर लिया था, सभी महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन सभी आर्टिकल्स को देख लिया था। ये आप देखे होंगे वीडियो, ये सारे वीडियो देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने नागरिकता को ख़त्म कर लिया। नागरिकता के अलावा हम लोगों ने ख़त्म किया अपने मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों के अलावा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया मूल कर्तव्य को ख़त्म किया। इसके अलावा DPSP को ख़त्म कर लिया। इसके अलावा आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद का कुछ जो क्षेत्र था वो हम लोगों ने कर लिया था। इसमें क्या क्या किया था, तो इसमें हम लोगों ने राज्यसभा की जो संरचना होती है इसको देख लिया था। राज्यसभा एवं लोकसभा, इसकी जो संरचना होती है, संरचना एवं महत्वपूर्ण आर्टिकल, इन सभी चीज़ों को देख लिया था। जैसे कि राज्यसभा के लिए आर्टिकल आपका कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो संसद, देखिए संसद की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 79 में है। वही राज्यसभा की बात करते हैं तो ये इससे संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा था, तो इससे संबंधित आपका आर्टिकल था 80। और अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा था, इससे संबंधित आपका था आर्टिकल 81। ये चीज़ें हमने देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने संविधान में जो संरक्षण दिया गया उन संरक्षण को देखा था एवं जो सदस्य होते हैं सदस्यों के बारे में देखा था। अब हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और देख लिया था, परिसीमन। जो परिसीमन होता है, परिसीमन को पूरी तरह से समझा था। ये हमारा आर्टिकल नंबर क्या होता है, तो ये आर्टिकल नंबर हमारा 82 होता है। यहाँ तक का हम लोगों ने अपना पूरा कवर कर लिया था। ठीक, अब इसके आगे हम लोगों ने जो बात की थी, अब आज की जो हमारा आज का वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर जैसे राज्यसभा हो गई और इसके साथ में ही लोकसभा है। अब इनके अधिकारी कौन कौन से होते हैं और साथ ही में इनकी अवधि क्या होती है, मतलब अगर बात करें कि इनकी अवधि क्या होती है, कितने समय तक का ये बने रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की अगर अवधि की बात करते हैं तो राज्यसभा की अवधि कितनी होगी और कैसे निर्धारित होगी, तो भैया इसकी जो अवधि होती है ये आपकी निरंतर चलने वाली है, मतलब कंटिन्यू रूप में चलती है आपकी, ये समाप्त आपकी नहीं होती है। तो ये निरंतर चलने वाली एक संस्था है। जब से कब से, तो ये 1952 में स्थापित किया गया था। 1952 से ये अभी तक का नष्ट नहीं हुई है और ये नष्ट हो भी नहीं सकती, इसका कोई नहीं। हाँ, अब मतलब अब इसमें एक बात आती है कि जो इसके सदस्य होते हैं, आखिर सदस्य कैसे हटेंगे, तो सदस्य का एक कार्यक्रम होता है कि सदस्य 6 वर्ष की इनकी एक कार्यकाल होता है। 6 वर्ष में प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, 2/3 मतलब 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते हैं, सेवा को छोड़ देते हैं। कितने, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में। तो धीरे धीरे आपके 6 वर्ष में लगातार जब 2 वर्षों पे हो रहा है तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, 3 बार में आपका सारे सदस्य और सभी जो है इसमें हो जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए जैसे 1952 में पहली बार राज्यसभा की स्थापना हुई, उस समय ऐसा क्या किया गया कि भाई उस समय जैसे जो सदस्य हैं उनको वो सारे सदस्य एक साथ बने, तो सभी तो एक साथ ही रिटायर होंगे ना 6 वर्ष बाद, क्योंकि इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया 6 वर्ष के लिए। लेकिन उस समय पहली बार के लिए एक अलग से नियम लगाया गया था। क्या नियम था कि इसमें लॉटरी के द्वारा, कैसे, तो इसमें लॉटरी के द्वारा जो है निकाला जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में कौन से सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त होंगे। मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, कब तक के लिए, जब तक कि इनका कार्यकाल 6 वर्षों तक का नहीं सुनियोजित हो जाता। मतलब पहले 1952 में हुआ, इसका 2 वर्ष बाद पहली बार 1/3 सदस्यों का लॉटरी के द्वारा उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसका फिर से अगले 2 वर्ष के बाद क्या किया गया, ये जो 1/3 सदस्य हैं इनको सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब बचे कितने सदस्य, जैसे मैं आपको बात कर लूँ, अब बचे कितने सदस्य, तो अब जैसे बचे 1/3 सदस्य अभी भी बच गए, तो ये अंतिम जब 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस समय रिटायर हो जाएंगे और इनका चुनाव होगा। इसके बाद यही कर्मिक प्रक्रिया, यही जो कर्मिक प्रक्रिया है यही आगे चली रहेगी। कर्मिक प्रक्रिया यही आगे कंटिन्यूअस रूप में चली आ रही। तो टोटल अगर राज्यसभा में आपको याद रखना है इससे संबंधित आर्टिकल क्या है, तो अगर इसकी अवधि से संबंधित आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 83 है। 83 में यह प्रावधान दिया गया है कि यह जो है एक निरंतर चलने वाली संगठन है और इसका विघटन नहीं होगा। ठीक, ये सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, क्या विघटन इसका नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब इसका राज्यसभा का विघटन नहीं हो गया तो इसके सदस्य कैसे सेवानिवृत्त होंगे, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे एक चीज़ और कि आखिर इसकी जो ये मेंबर्स हैं इनकी अवधि 6 वर्षों होगी, ये किस में निर्धारित किया गया, तो भैया ये निर्धारित किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब जो है संसद के ये सदस्य की जो कार्यकाल होगा ये 6 वर्ष होगा। ठीक, अब ये 6 वर्ष होगा क्या, ये 6 वर्ष तब से होगा जब से उनका निर्वाचन हुआ है। ठीक, अब जैसे पहली बार का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये 1952 का है कि आखिर कैसे जो है सिस्टम हुआ था, तो ये लॉटरी के द्वारा हुआ था कि कैसे जो है कम किया जाएगा, तो उनकी पदावधि को कम किया गया था, लॉटरी के माध्यम से कम किया गया। ठीक, अब चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग लोकसभा पे। हम लोगों ने राज्यसभा को देख लिया, मुझे नहीं लगता राज्यसभा में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का सिंपल सा कार्यकाल होता है, जब भी चुनाव होता है, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव के जो पहली बैठक होती है, जब सरकार का गठन होता है पहली बैठक होता है, तब से लेके 5 वर्ष तक का, मतलब कब से, तो चुनाव के बाद 5 वर्ष तक का पहली बैठक से। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, चुनाव से नहीं, पहली बैठक, जब लोकसभा में पहली बैठक होती है, पहली बैठक से 5 वर्ष रहेगा। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाँ, इसमें एक चीज़ अलग है कि अगर आपात की स्थिति होती है तो आपात की स्थिति में क्या होगा भैया, क्या आपको लगता है कि आपात की स्थिति में विघटित हो जाएगी, तो भैया आपात की स्थिति में इसका विघटन नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और लोकसभा की अवधि को एक चीज़ और बता दें, लोकसभा की अवधि को आपात की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, एक बार में। ठीक, अधिकतम 1 बार में। और ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, अगर ये आपसे पूछे कि ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, तो भैया इसका विस्तार जो है कितनी बार किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपातकाल समाप्त हो गया, ये अगर आपातकाल पूरी तरह से समाप्त हो गया, समाप्त होने की दशा में मात्र 6 माह रहेगी, 6 माह में लोकसभा का विघटन हो जाएगा, ये अनिवार्य शर्त है। अगर आपातकाल है तो संसद इसका जो है क्या करेगी, 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी। लेकिन अगर मान लीजिए स्थिति क्या होती है, स्थिति ये होती है कि आपातकाल समाप्त हो चुका, तो मात्र 6 महीने तक का रहेगा, 6 महीने बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे बात करते हैं कि संसद के सदस्य जो होते हैं ये आखिर चुने जाते हैं, तो इनकी अहर्ताएँ क्या होती हैं। मतलब कि जैसे कि संसद के सदस्य हैं, मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो सबसे पहले हम लोग सदन में चुने जाने वाले सदस्यों की अहर्ताएँ के बारे में देखते हैं। ये संसद के जो सदस्य हैं,
सदस्य की योग्यता क्या होती है, जो चुने जाने की योग्यता के बारे में देखते हैं। तो पहली चीज़ तो भैया इसे भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो गया। और इसे जो है चुनाव आयोग द्वारा क्या किया जो है शपथ ग्रहण प्रतिज्ञान किया गया और किसी को बाहर न किया गया, मतलब संविधान के प्रति जो सच्ची आस्था रखता है वही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुना जाता है, किसके लिए, तो अगर राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो कम से कम एज जो उसकी होती है, एज कितनी होगी, तो एज इसकी होगी 30 वर्ष। किसके लिए, तो राज्यसभा के लिए। और वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं कि भैया लोकसभा में इनकी एज कितनी होगी, तो लोकसभा के लिए इनकी एज कितनी होगी, तो इनकी एज 25 वर्ष होगी। ये कम से कम होनी चाहिए, कम से कम मतलब ये 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 30 वर्ष और 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसी के बाद ही ये सदस्य दावेदारी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अन्य वो सभी अर्हताएं होंगी जो है क्या संसद द्वारा विधि निर्मित होगा या विधि द्वारा प्रमाणित होगा। ये सभी चीज़ें तय होती है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक, अब जैसे कि एक चीज़ और इसमें होती है कि राज्यसभा के लिए पहले एक नियम था कि वह राज्य का एक निवासी होना अनिवार्य है जहाँ से वो निर्वाचित हो रहा है। लेकिन वर्ष 2003 में, कब, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ष 2003 में क्या किया गया कि अब जो है राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो राज्य के निवासी होने की अवधारणा है इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब राज्य का निवासी अगर आप नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते, इस अनिवार्यता को, निवासी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अनिवार्यता को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। कब से, तो 2003 से। इसके पहले क्या था, अगर आप किसी राज्य से चुने जा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आपका उस राज्य का होना अनिवार्य है, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। और इसी को ही बाद में 2006 में क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने भी वैध ठहरा दिया। कब की बात करते हैं, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो भैया वर्ष 2006 में क्या हुआ कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में अगर आप राज्यसभा के सदस्य चुने जा रहे हैं तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए आपको कहीं पर भी राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं के भी निवासी हों, आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। लेकिन एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए और सभी नियमों का आप पालन कर रहे हो जो संसद द्वारा विधि निर्मित किए गए हों। ठीक, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सदस्यों को हमने देख लिया ये। अब जैसे हम बात कर लेते हैं एक चीज़ और कि आखिर ऐसी निर्भरता भी तो होगी। अगर ये योग्यता है तो एक तरह से निर्योग्यता तो भी होगी, मतलब एक तरह से बंधन तो होंगे। ऐसे कौन से बंधन या कौन सी योग्यता है या कौन सी रोक लगाई जाती है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किसी भी अपराध के लिए अगर 2 वर्ष या फिर इससे अधिक कोई भी हो अगर सजा पाया है, तब वहाँ पे वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत में ये सब पॉसिबल है, आप चुनाव लड़ सकते हैं आराम से। आपको 10 साल की सज़ा होती है, आप जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लाभ का पद न धारण करता हो या फिर मानसिक विकृत चित्त का न हो जो न्यायालय द्वारा घोषित हुआ हो, यदि दिवालिया हो गया हो या फिर भारत का नागरिक नहीं हो या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो या फिर संसद द्वारा किसी विधि का जो है से हटाया गया हो। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गया हम लोगों का कि मतलब अब देखिए यहाँ पे सदस्य की योग्यता के बारे में हमने देखा है, राज्यसभा का देख लिया, एज देख लिया 30 वर्ष, ये कम से कम लोकसभा का क्या है 25 वर्ष। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अभी आगे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो हम चलते हैं अपने अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाता है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि भैया दल बदल। अब दल बदल क्या चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य है, लोकसभा का चुनाव हो गया। चुनाव में किसी ने जो है किसी पार्टी से, मान लीजिए एक्स पार्टी से ए व्यक्ति जीता, लेकिन क्या होता है कि
अब इसमें की तो सरकार बन गई, लेकिन यहाँ पे एक वाई पार्टी है जिसने क्या किया कि ए व्यक्ति को लाभ दिया। लाभ कैसा कि मान लीजिए मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अब यह व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति का मन चेंज हुआ, इसने क्या इससे संबंध तोड़ा और इसमें शामिल हो गया पार्टी वाई में। जब ये पार्टी वाई में शामिल होगा और भी 1 करोड़ रुपए से, तो कहीं ना कहीं इसका जनाधार कम हुआ, तो ये पार्टी क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। और इसकी सरकार क्या है, जब इसी तरह से कई सारे लोगों के साथ किया जाएगा तो इसकी सरकार गिर जाएगी। यहाँ पे मतलब एक्स पार्टी गिर जाएगी और यहाँ पे पार्टी किसकी बन जाएगी, वाई की सरकार बन जाएगी लोकसभा में। तो इसीलिए इसी चीज़ को रोकने के लिए, इस दल बदल को रोकने के, इसी को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं दल बदल। मतलब अपना आप दल बदल लिए, ठीक जिस पक्ष में आप हैं उस पक्ष से हट के आप किसी और पक्ष में पहुंच गए, किसी लालच में। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की बात ना हम रखकर यहाँ पे एक किसी पद की बात कर ले रहे हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाएगा कि आपको वित्त मंत्रालय दे दिया जाएगा या गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा, मतलब कोई लाभ का पद दे दिया जाएगा, उस स्थिति में भी आप पार्टी को बदल लेते हैं। तो उसी स्थिति को बोलते हैं कि आप दल बदल कर। दोस्तों, दल बदल एक ऐसा मुद्दा है जो 1960 से और 70 के दशक में बहुत चर्चित हुआ। अब इस दशक के अंतर्गत ऐसा आखिर क्या हो गया कि ये मुद्दा इतना चर्चित हो गया कि इस पे एक कानून बनाना पड़ा। तो मुद्दा ये था कि 1967 की बात है। कब? तो 1967 की बात है कि हरियाणा के एक विधायक जी थे। कहाँ के? तो हरियाणा के। अब हरियाणा के विधायक जी ने क्या किया, इनका नाम क्या था, गयालाल। तो अब ये गयालाल जी ने एक मात्र 15 दिन में क्या किया, 15 दिन में 3 बार, कब? तो 3 बार अपने दल को परिवर्तित किया। मतलब वो पार्टी एक्स से पार्टी वाई में गए। ऐसा इन्होंने कितनी बार किया, मतलब पहली बार पहला चरण कब हुआ कि एक्स से वाई में गए, इसका वाई से क्या किस में गए, वाई से ये जेड में चले गए, ये दूसरी बार हुआ। इसका जेड से फिर किस में चले गए, ए में चले गए। मतलब यहाँ पे मैं पी पार्टी मान ले रहा हूँ, पी में चले गए, तो ये तीसरे बार हो गया। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया इन्होंने पूरी की है, कितने दिन में पूरी की, तो ये 15 दिन में पूरी कर ली। इसीलिए भैया आयाराम गयाराम की एक उस समय क्या कहते हैं लोकोक्ति फेमस हो गई कि किसी को आइडिया नहीं था कि कल किसकी पार्टी रहेगी, क्योंकि 15 दिन में इन्होंने 3 बार बनाया। इसीलिए वर्ष 1985 में, कब? तो वर्ष 1985 में एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जिसको 92वां संविधान संशोधन कहते हैं। कौन सा? तो 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत दल बदल को एक कानूनी रूप में मान्यता दी गई और भारतीय अनुसूची में एक 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। कौन सी? तो 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ये भी आपको याद रखना, कौन सी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें ये प्रावधान किए गए कि अब कोई भी व्यक्ति अगर उसके जो है कितने राजनीतिक पार्टी के समस्त जो 1/3 सदस्य हैं जब तक मूव नहीं करते हैं तब तक उसका दल बदल खारिज हो जाएगा और वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा। क्या? सदन का सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब क्या हो गया, सदस्यता जो है क्या हो जाएगी, सदस्यता को समाप्त करने का प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है 1/3 से कम सदस्यों के साथ, तो ये दल बदल नियम लागू हो गया। अब ये क्यों लाया गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। हाँ, इसके अब इसमें एक चीज़ होता है कि जो इसमें सभापति किसी भी सदन का, अगर वो सभापति है, सदन की बात करते हैं, अगर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, जो उसका सभापति होता है उसका जो है निर्णय ही अंतिम होता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके न्यायिक निर्णय की समीक्षा की जाती है, ऐसा प्रावधान 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन उसका निर्णय ही अंतिम होता है, जो कि वो न्यायालय से, मतलब जो निर्वाचन आयोग उसके जो आयुक्त तो होते हैं उनकी सलाह मशवरा से कर सकता है। तो ये हम लोगों ने दल बदल पूरा देख लिया कि दल बदल आखिर आया कब और क्या कौन सा अनुच्छेद है, कौन से अनुसूची जोड़ी गई और क्या इसके नियम है। तो ये एक चीज़ हो जाती है, ठीक, जो इम्पोर्टेंट होता है। अब चलते हैं कि आखिर जो ये सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य हैं, इनका पद कैसे खाली हो सकता है, कौन कौन ऐसे तरीके हैं पद रिक्त के तरीके हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं। जैसे कि अगर कोई सदस्य जो कि राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित द्वारा त्याग पत्र दे दे, पहला क्या हो जाएगा भैया कि पहला तो उसने खुद त्याग पत्र दे दिया है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर उसने अपना लिखित त्याग पत्र अपने सभापति को दे दिया है तो उसकी सदस्यता को समाप्त मान लिया जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं,
ठीक, पहली चीज त्यागपत्र द्वारा। दूसरा क्या होता है कि अगर वो 60 दिन तक जो कार्यवाही दिवस होती हैं, इसमें छुट्टियां नहीं शामिल हैं, क्या कार्यवाही दिवस जो होते हैं, ये 60 कार्यवाही दिवस अगर वो समाप्त रहता है, मतलब नहीं उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, बिना किसी जानकारी के, सभापति को बिना सूचना के वो अगर जो है शामिल रहता है, मतलब अनुपस्थित रहता है और बिना किसी जानकारी के, तो उसके पद को रिक्त मान लिया जाता है या फिर उसको जो है समाप्त घोषित कर दिया जाता है। ये एक चीज होती है। एक और विधान होता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 सीटों पे चुन लिया जाता है, ठीक, मान लीजिए तीसरे पे चलते हैं, कोई 2 सीटों पे चुन लिया, 2 जगह से चुनाव लड़ा, बाहुबली था, 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों पे जीत गया। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, उसके पास ये नियम है कि उसको क्या ये चीज़ बतानी होगी कि स्वेच्छा से, अगर वो स्वेच्छा से बता दे रहा है कि मैं कौन सी सीट खाली कर रहा हूँ, तो उसकी एक सीट पे बनी रहेगी सदस्यता, एक पे खाली हो जाएगी। लेकिन अगर वह सूचित नहीं करता है तो उन केस में क्या होगा, दोनों सीटें रिक्त घोषित हो जाएंगी। कौन सी? तो भैया दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। और एक चीज़ और अब इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब अगले चलते हैं, तो अगला क्या है कि भैया अगर मान लीजिए वो विधानसभा, मतलब राज्य के अंतर्गत विधानसभा में भी है, और क्या होता है, और अब ऊपर जो है राज्यसभा या मतलब संसद का सदस्य भी चुन लिया जाता है, संसद का सदस्य भी चुन लिया जाता है। कहाँ का? तो संसद का भी सदस्य चुन लिया जाता है, सदन का सदस्य चुना गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके पास भी ये अधिकार है कि वो किसी एक सीट को स्वेच्छा से खाली कर दे। अगर वो स्वेच्छा से सीट नहीं खाली करता, जो भी बड़ा सदन होगा उसकी सीट वह रिक्त मान ली जाएगी, ठीक। जैसे कि वो विधानसभा में भी चुना है और लोकसभा में भी चुना गया है, तो अगर वो स्वेच्छा से नहीं बताता है तो उसकी लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी, विधानसभा की सीट बची रहेगी, मतलब जो बड़ा सदन होगा। मतलब मैंने ये साधारण शब्दों में आपको बताया है, समझाने का प्रयास किया है कि उसका जो भी बड़ा सदन होगा उसका जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मतलब वो सीट खाली रिक्त मान ली जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके साथ। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि अगर ये लोग शपथ कैसे ग्रहण करते हैं, तो ये भैया जी सभी लोग शपथ ग्रहण करते हैं। कैसे? तो ये सभी जो है अपनी संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, जो कि प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बात कर लेते हैं ये जितने भी सदन के सदस्य होते हैं, मैंने क्या कहा, सदन के सदस्य। अब इनको वेतन भत्ता कैसे मिलता है? वेतन और भत्ते की बात करते हैं तो 1854 में संसद द्वारा वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम जो बनाया गया था, उसके अंतर्गत कितना वेतन था, और इसका मतलब 2018 में सदस्यों का वेतन 50,000 रुपये था, लेकिन 2018 में क्या किया गया, 2018 में इनका वेतन बढ़ा के क्या कर दिया गया, वेतन बढ़ा के कर दिया गया इनका 1 लाख रुपये। कितना? तो 1 लाख रुपये प्रति माह इनका वेतन होता है। मतलब एक सदस्य का 1 लाख वेतन है, ठीक। वहीं वेतन भत्ते की बात करते हैं, मतलब चुनाव क्षेत्र का जो भत्ता होता है वो 45,000 अलग से मिलता है। कितना? 45,000। देखिए अब जोड़ना है आपको, यहाँ पे 1 लाख ये मिल गया आपको, इसके साथ में आपको ये भी मिलेगा 45,000। ये क्या होता है? ये चुनाव भत्ता होता है। और इसके अलावा में आपका जो ये 45,000 से बढ़ा के कितना किया गया था, ये 70,000 कर दिया गया था 2018 में। मतलब जो ये देखिए 2018 की हम बात करते हैं, तो 2018 के पहले क्या था, तो पहले अलग 45,000 था, बाद में 2018 के बाद में 70,000 कर दिया गया। और इसके अलावा जो कार्यालय खर्च होता है ये कितना किया गया, तो ये कर दिया गया आपका 60,000। और इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं तो इसके दैनिक भत्ता भी इसको दिया जाता है। दैनिक भत्ता कितना मिलता है, तो 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलता है। ये अलग है, ये दैनिक भत्ता है ये आपको, ठीक। ये प्रत्येक दिन आवासन के लिए जो है दिया जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति भी 2,000 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है, 60,000 रुपये ये आपका दिया जा रहा है, 70,000 रुपये ये दिया जा रहा है, 1 लाख रुपये ये दिया जा रहा है। ये सब क्या है, ये प्रतिदिन। अगर 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देखिए तो 60,000 रुपये तो यही हो गया। मतलब 60,000, 70,000, 1 लाख, इस तरह से ये वेतन दिया जाता है। और इसके अलावा इन सभी को वेतन मतलब जो पेंशन होती है, पेंशन भी पूरी दी जाती है, ठीक। पेंशन 50% पेंशन होती है जो अंतिम होता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं सभापति, जो इसका अध्यक्ष होता है,
भैया अध्यक्ष का कुछ तो अलग होगा ही। तो अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष का जो वेतन होता है, ये वेतन कितना होता है, तो इसका वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। कितना? तो 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन होता है एक अध्यक्ष का। ठीक, और बाकी बहुत सारे खर्च दिए जाते हैं, वो खर्च जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग इसमें देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, जैसे अध्यक्ष का जिक्र किया हम लोगों ने, तो लोकसभा अध्यक्ष, अब लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 93। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन इसका होता है उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष को चुना जाता है। पहली चीज़ है कि जो सदस्य उसमें उपस्थित हैं उन्हीं के बीच से चुना जाएगा। और अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक का पद पे धारण करता है। मतलब अगर अध्यक्ष है कि आपको अवधि पूछनी है, इसकी अवधि कितनी होगी, तो ये लोकसभा का जब तक जीवन काल होगा, नई लोकसभा जब तक गठित होके सदन में नहीं आ जाती तब तक इसका पद मतलब रहता है और इसको हटाया नहीं जा सकता। अब एक चीज़ और है, अगर वह सदन का सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो उसकी एक अनिवार्यता ये है कि वो सदन का सदस्य होना चाहिए, सदन का सदस्य भी होना चाहिए। मतलब ये अनिवार्यता है भी, ये अनिवार्य है। अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा था, लोकसभा मतलब कौन से सदन ऐसा है जिसका सदस्य नहीं रहने पे सदस्यता समाप्त होती, तो आपका लोकसभा हो जाएगा। और एक चीज़ और होती कि अगर वह मान लीजिए अपना उपसभापति को संबोधित हस्ताक्षर मतलब त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र देता है ये उपाध्यक्ष को। किसको? तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र, लिखित त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब जैसे इसकी भूमिका और कार्य की बात करते हैं, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये मुख्य रूप से जो सदन का प्रमुख होता है और साथ में प्रवक्ता भी होता है। और जितने भी संसदीय मामले होते हैं उनका जो निर्णय करता है वो अंतिम निर्णय करता कौन होता है, तो अध्यक्ष ही होता है। और ये सभी जो इतने भी सदन के संचालन के नियम कानून होते हैं इन सभी को तय करता है, इन सभी को बनाता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने ये सारी चीज़ देख ली। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने आर्टिकल नंबर देख लिया। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्यसभा का सदस्य, हमने लोकसभा का देखा, अब यहीं पे हम लोग राज्यसभा का देख ले रहे हैं। राज्यसभा का सभापति की बात करते हैं, तो भैया राज्यसभा का जो सभापति है इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 89 है। और ये कौन होता है, ये पदेन होता है। कौन? तो पदेन होता है उपराष्ट्रपति। कौन? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। सभापति कौन हो जाएगा राज्यसभा का, तो पदेन सभापति हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। वहीं पे उपसभापति जो वहाँ उपस्थित सदस्य होते हैं वो सभी इससे होते हैं। अब ये जो उपसभा राष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा का वो सभापति नहीं होता, मतलब उन सदस्य नहीं होता है। जो यहाँ का मतलब राज्यसभा का जो भी सदस्य हो मतलब अध्यक्ष बनेगा वो जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का क्या हो, सदस्य ही हो। तो ये आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब जैसे हम बात कर ले रहे हैं लोकसभा राज्यसभा हमने देख लिया। अब लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है कि आखिर कौन पहले अध्यक्ष थे, कौन इस समय वर्तमान में है, इस चीज़ को देखना है। और इसके अलावा जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें 1 2 3 चीज़ें और बची हैं, जैसे कि संसद का जो संचालन होता है, सदन का क्या अवधि होती है, इसमें कौन कौन से विधेयक होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ स्पष्ट कर ले रहे हैं, उनका अध्ययन कर ले रहे हैं लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हुए थे उनके बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष अभी तक का कौन कौन है, उनकी सूची क्या है और उनका कार्यकाल क्या रहा है, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन कर ले रहे हैं। अगर पद क्रम के बात के अनुसार बात करें तो टोटल 23 लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। वहीं लोकसभा का गठन कितने हुआ, तो सिर्फ अभी तक 18 लोकसभाओं का गठन हो चुका है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और 18 तक का जाएंगे, सभी लोकसभा को भी देखेंगे और 23 जो लोकसभा अध्यक्ष हुए इन 23 लोकसभा अध्यक्षों को भी देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने इसको। जैसे कि लोकसभा का क्रम की बात करते हैं तो पहली जो लोकसभा थी ये कब थी, तो लोकसभा का कार्यकाल था 1992 से लेकर 1957 तक का। ठीक, 1952 से कब तक का, तो 1957 तक का था। अब ये
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें ये 38 दिन पहले ही विघटित हो गई। अपनी लोकसभा जैसे 5 वर्ष होती है तो 5 वर्ष के पहले मतलब 38 दिन पहले विघटित हो गई। और इसके इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको क्या बोला जाता है, जीवी मावलंकर भी बोला जाता है। ये शार्ट नेम है जीवी मावलंकर। ये इस तरह के दिखते थे, इनके चित्र यहाँ पे हमने लगा रखा। अब इनका कार्यकाल आरंभ कब होता है, तो 15 मई 1952 को आरंभ होता है। वहीं कार्यकाल समाप्त का तो कब होता है, तो 27 फरवरी 1956 को होता है। अब ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी, क्या, तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले कौन थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो भैया जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक, हम अगले पे चलते हैं। अगली जो लोकसभा थी, लोकसभा तो वही रही, लेकिन क्या हुआ कि जो गणेश वासुदेव मावलंकर मतलब जीवी मावलंकर जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने थे कौन, अनंत सन्यम अयंगकर। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 27 फरवरी 1956 और कार्यकाल समाप्त कब हो जाता है, 8 मार्च 1956 को। और ये एक कार्यकारी थे। ठीक, क्या थे, तो कार्यकारी लोकसभा अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे, तो ये थे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पे, हम अगले चलते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल जो स्टार्ट होता है, ये दूसरी लोकसभा स्टार्ट होती है और ये दूसरी लोकसभा का कार्यकाल क्या रहता है, तो 1957 से लेकर 1962 तक का रहता है। ये अपने समय से 40 दिन पूर्व ही विघटित हो जाती है। और इसके भी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अनंत सयनम अयंगकर ही रहते हैं। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 8 मार्च 1956 को और कार्यकाल समाप्त होता है 16 अप्रैल, कब, तो 16 अप्रैल 1962 को। देखिए कौन, तो इनका वास्तविक रूप से कार्यकाल तो 27 फरवरी को ही स्टार्ट हो गया, लेकिन जब लोकसभा परिवर्तित होती है, लोकसभा परिवर्तित होने के बाद फिर से चुनाव होता है, तो फिर से ही इनको 8 मार्च को चुन लिया था, इसीलिए ये आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इनको न चुना जाता, किसी और को चुना जाता, तो इनका समाप्त हो जाता है। हम लोग चलते हैं हमने अगली लोकसभा जो क्रम है, ये तीसरा क्रम है, लोकसभा तीसरी चलती है और लोकसभा का कार्यकाल रहता है 1962 से 1967 के दिन और ये अपने 40 दिन पूर्व ही विघटित हो जाती है। अपना जो समय होता है 5 वर्ष का, उससे 40 दिन पूर्व विघटित होती है। और इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये सरदार हुकुम सिंह होते हैं। ठीक, इनका कार्यकाल आरंभ होता है 17 अप्रैल को, कब, तो 17 अप्रैल 1962 को। कार्यकाल इनका समाप्त होता है 16 मार्च 1967 के दिन। ठीक, अब इसके बाद लोकसभा का जो चौथी लोकसभा होती है, इसका कार्यकाल होता है 1967 से लेकर 1970 तक का और ये 1 वर्ष 79 दिन पहले विघटित हो जाती है। अब इसके जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये नीलम संजीव रेड्डी होते हैं। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 17 मार्च 1967 और कार्यकाल समाप्त होता है 19 जुलाई 1969 में। अब इनका क्या था, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। किसने, तो नीलम संजीव रेड्डी ने जब त्यागपत्र दे दिया तो कोई तुरंत कार्यकाल बनाया जाएगा, तो कौन बनाया था, गया था तो डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो बनाए गए थे 19 जुलाई 1969 को और ये कार्यकारी थे कब, तो नीलम संजीव रेड्डी के त्यागपत्र के बाद। और ये 8 अगस्त 1969 तक का जो है पद पे धारण की, कौन, तो डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ये इनका फोटो दिया गया है इधर पे। अब इसके बाद क्या होता है, जो 5वीं लोकसभा होती है इसका कार्यकाल होता है 1971 से लेकर 1977 तक का। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, इसमें भी डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ही रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष और इनका कार्यकाल आरंभ होता है 8 अगस्त। वास्तविक रूप से तो इनका यहीं पे 19 जुलाई को स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लोकसभा परिवर्तित होती है तो भाई उसी तरह से इनका फिर से चयन होता है 8 अगस्त 1969 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक होता है। इन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, अब इसमें इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी कहा था कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो भैया 25 जून 1975 को क्या होता है, आपातकाल लगाया जाता है, जिसमें एक वर्ष करके 2 बार वृद्धि की जाती है और वास्तविक जो लोकसभा होती है ये 5 वर्ष 10 माह और 6 दिन के लिए कार्यकाल इसका संचालित होता है। ठीक, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इसी 25 जून को आप जब करंट में पढ़ेंगे तो इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में अभी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाया जाएगा। अब क्यों, क्योंकि 25 जून 1975 में ही जो है आपातकाल लगाया गया था। ठीक, इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया था तो बीजेपी पार्टी इसको संविधान हत्या दिवस मानती है, तो वो अलग चीज़ है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगली 5वीं ही जो लोकसभा अध्यक्ष थी, क्योंकि डॉक्टर दयाल सिंह जो है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र के बाद कौन बनता है, तो त्यागपत्र के बाद बनते हैं बलिराम भगत सिंह,
जो 15 जून 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 तक अपने पद पे रहते हैं। इसके बाद चलते हैं तो इसके बाद छठी लोकसभा का गठन होता है। छठी लोकसभा में क्या होता है, फिर से जो है नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं। इन्होंने फिर से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मतलब पहले जब इनको नीलम संजीव रेड्डी जी को जब पद पे धारण किया था इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पे, तब भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद फिर से जब इनको 1977 में बनाया गया, फिर से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हम आगे बढ़ते हैं तो जो छठी ही लोकसभा में, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी त्यागपत्र दे देते हैं, उसके बाद KS हेगड़े जो है इनको बनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, ये छठी लोकसभा है। इसके बाद चलते हैं तो हम लोग अपने 7वीं लोकसभा की बात करते हैं। तो 7वीं लोकसभा का कार्यकाल चलता है 1980 से लेकर 1984 के मध्य और 20 दिन पहले ये विघटित हो जाती है। इसमें कौन लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं, तो बलराम जाखड़ इसके जो है लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल कब से चलता है, तो 22 जनवरी 1980 से लेकर 1985 तक का इनका कार्यकाल चलता है। ठीक, अब 8वीं लोकसभा की बात करते हैं तो 8वीं लोकसभा में भी जो है बलराम जाखड़ ही रहते हैं और ये 1989 तक का शासन चलते हैं। देखिए, अब इनका वास्तविक कार्यकाल स्टार्ट होता है 22 जनवरी 1980 से और समाप्त कब होता है, 18 दिसंबर 1989 को। टोटल अगर बात करते हैं तो लगभग पूरे 9 साल इन्होंने क्या इस पद पर रहे हैं। आपके किस पद पे, तो लोकसभा अध्यक्ष के पद पे रहे, वो है बलराम जाखड़ जी। ठीक, हम चलते हैं अपनी लोकसभा अगले व्यक्ति पे। तो ये 9वीं लोकसभा होती है जो कि गठित होती है 1989 से 1991 के मध्य और ये 1 वर्ष 2 माह एवं 25 दिन बाद ही विघटित हो जाती है। मतलब इतने दिन का ही इसका कार्यकाल रहता है। कितना, 1 वर्ष 2 माह 25 दिन। 9वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसका विघटित हो जाती है। इस समय लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं रवि राय जी। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 19 दिसंबर 1989 में और 9 जुलाई 1991 में कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद बनता कौन है अगला, तो अगला जब 10वीं लोकसभा का गठन होता है, इसका कार्यकाल बिल्कुल फ्रेश चलती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। 1991 से लेकर 1996 तक चलती है। इसके जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये शिवराज वी पाटिल बनते हैं और ये 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक रहते हैं अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद पे। ठीक, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 11वीं जब लोकसभा बनती है 1996 से लेकर 1997 के मध्य, ये मात्र 1 वर्ष 2 माह और 25 दिन बाद विघटित होती है। इसमें PA संगमा, कौन, तो PA संगमा 25 मार्च 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक का आपके लोकसभा अध्यक्ष के पद पर धारित करते हैं और इस पर बने रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो 12वीं लोकसभा का गठन किया जाता है। ये गठन होता है 1998 में और विघटित ये हो जाती है 1999 में। ये मात्र 1 वर्ष 1 माह 4 दिन बाद तक का ही लोकसभा रहती है। इसके बाद इस लोकसभा का विघटन हो जाता है। इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन बनता है, तो GMC बालयोगी जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं, जो 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक रहते हैं। चलते हैं आगे पे तो 13वीं लोकसभा का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल रहता है 1999 से लेकर 1994 में और ये होती क्या है, तो ये भैया 253 दिन पहले विघटित होती। कब, तो 253 दिन पहले विघटित हो जाती। इस समय GMC बालयोगी जो पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे 12वीं में, वही 13वीं में भी बने रहते हैं। ये 2000 कब 3 मार्च 2003 तक का पद पे रहते हैं। 2003 के बाद क्या होता है, मनोहर जोशी जी जो है पद इनको संभालते हैं। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 10 मई 2002 को और समाप्त कब होता है, 2 जून 2004 को। ठीक, इसके बाद जब 14वीं लोकसभा का गठन किया जाता है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, 2004 से लेकर 9 के मध्य सोमनाथ चटर्जी जी बनते हैं, जो 4 जून 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक का रहते हैं। इसके बाद चलते हैं 5वीं, जब 15वीं जो है हमारी लोकसभा का गठन होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 2009 से लेकर 2014 तक का जो है सरकार बनती है, लोकसभा चलती है। इसमें मीरा कुमार जी जो कि पहली महिला, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पहली महिला हैं जो लोकसभा अध्यक्ष बनती। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है। पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 4 जून 2009 को, कार्यकाल समाप्त होता है 4 जून 2014 को। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद 16वीं लोकसभा का गठन होता है 2014 में, जब मोदी जी आते हैं। 2019 के तक का चलता है और इसमें सुमित्रा महाजन जी जो है कार्यकाल को संभालती हैं, जो 6 जून 2014 से लेकर 17 जून 2019 तक का पद धारण करती हैं। ठीक, कब तक का, तो 17 जून 2019 तक का। 2019 में फिर से चुनाव होते हैं और 17वीं लोकसभा का गठन किया जाता है। इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल करना रहता है, तो जो 19 से लेकर 2024 तक का रहता है। और इसमें ओम बिरला जी, कौन, तो ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं और इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है 19 जून 2019 से और ये भैया वर्तमान में भी कार्यरत है।
मतलब 17वीं लोकसभा का समापन हो चुका है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। तो इस समय 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी? तो 18वीं चल रही है। मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद का नेतृत्व कर रहे हैं ओम बिरला जी। इनको फिर से चयनित किया गया है, चुना गया है। और पहली बार जो 2 प्रतिद्वंदियों के मध्य चुनाव हुआ है तो इसमें ओम बिरला जी को ही चुना गया है। ठीक, ये 19 जून 2019 से लेकर वर्तमान में कार्यरत हैं और ये आगे भी कार्यरत रहेंगे जब तक कि सरकार इसके बारे में कोई मतलब अन्य कोई व्यक्ति इस पद को धारित नहीं करता। ये एक ऐसा पद है जहाँ पे ये हमेशा बना रहता है। अब क्यों? तो इसकी एक वजह है कि इस पद को खाली नहीं किया जाता जब तक कि नया पद पे धारित होने वाला व्यक्ति, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर हो चाहे एक स्पीकर हो, वो नहीं आ जाता, तब तक ये पद बना रहता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया है। अब हम लोग जब नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे? तो उसमें हम सदन का संचालन देख लेंगे। जो संसद है इसका संचालन देख लेंगे। इसके जो सदन हैं, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इन सदन के संचालन देखेंगे, इसकी कार्रवाई देखेंगे कि आखिर ये कब विघटित होती है, कितने समय का कार्यकाल होता है, कितने का जो है कौन कौन से व्यक्ति, कैसे कोई विधेयक पारित होता है, किस विधेयक पे लोकसभा को अधिक बहुमत है और किस जो है विधेयक पे राज्यसभा को विशेष बहुमत है, तो मतलब विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ये चीज़ें देखेंगे, साथ में संयुक्त बैठक वगैरह देखेंगे, सारे प्रस्ताव देखेंगे और संसद जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे का सेशन बढ़ाएंगे और आगे की चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक का अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।